सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर को और इसमें उसका पार्ट तीसरा यानी तीसरा भाग देखेंगे। इससे पहले हमारे दो पार्ट आ चुके हैं अगस्त महीने के, और इससे पहले हमारे जनवरी से जुलाई का हमने डिटेल में करंट अफेयर देखा था, बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं तो उसमें आपको सहजता हो। बिल्कुल हम वन लाइनर के साथ साथ बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर देख रहे हैं। तो अगस्त महीने का यह तीसरा पार्ट है, अभी एक पार्ट इसके और आने की संभावना है, और इस तरह से हम टोटल 4 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पूर्व जो आया हुआ है आपका अगस्त महीने का 2 पार्ट, उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको अवश्य देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डेप्थ में, और मेरा प्रयास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो उसमें आपको कठिनाई ना हो। तो विलंब न करते हुए हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे, लेकिन चर्चा से पूर्व मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सेशन जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा को। पहला करंट अफेयर आपके सामने है कि अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार मतलब साझेदार बन गया है। भागीदार बोलिए, साझेदार बोलिए। तो ट्रेड पार्टनर बन गया है अमेरिका, भारत का शीर्ष ट्रेड पार्टनर है। 23 अगस्त 2024 को थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको जीटीआरआई बोलते हैं, ने जानकारी दी कि इस वर्ष जनवरी से जून में अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका ने को जो है निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो किया गया जनवरी से जून 2023 में, वो 37.7 बिलियन डॉलर का था, जो 2024 में बढ़कर इसी ड्यूरेशन में यानी जनवरी से जून में 41.6 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो कि 10.5% की वृद्धि दर्शाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब इस अवधि के दौरान भारत ने चीन के साथ कितना 41.6 बिलियन डॉलर का उच्चतम व्यापार घाटा दर्ज किया है। यानी चीन से हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, तभी हमारा व्यापार घाटा होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, चीन के साथ हमेशा हमारा व्यापार घाटा रहता है। व्यापार घाटा इसलिए रहता है क्योंकि चीन के साथ हमारा जो व्यापार है, चीन से हम ज़्यादा वस्तुएं आयात करते हैं और चीन को हम निर्यात कम करते हैं। निर्यात कम और आयात ज़्यादा होता है, इसीलिए व्यापार घाटा हमारा चीन के साथ सदैव रहता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। भारत तो 239 देशों को माल निर्यात करता है। भारत जो है 239 देशों को माल निर्यात करता है, जिनमें से 126 ने निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दिखाई है। यानी वहाँ पे जो है निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। 2024 की पहली छमाही के दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 5.41% से बढ़कर कितना हो गया है, 230.51 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत का इटली, बेल्जियम, नेपाल और हांगकांग को निर्यात घट गया है। यानी भारत का जो निर्यात होता था इटली, बेल्जियम, नेपाल, हांगकांग, इसके साथ घट गया है। रूस से आयात की बात करें तो 30.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 30.8 बिलियन से डॉलर बढ़कर 34.4 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि कितना वृद्धि है, 11.65% की वृद्धि है। चीन सबसे बड़ा आयात आपूर्तिकर्ता बना रहा, क्योंकि आयात 46.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर 50.1 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, चीन के साथ हमारा आयात ज़्यादा होता है। अब दूसरा करंट अफेयर है आपके सामने। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। रूस से हम सबसे ज़्यादा तेल आयात करते हैं, तो ध्यान रखना है। इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम रूस से अब हम तेलों का कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना है। 22 अगस्त 2024 को प्रकाशित राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। भारत के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा रिकॉर्ड 44% था, जो बढ़कर रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह जून की तुलना में 4.2% है, और एक साल पहले की तुलना में 12% है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़ा है। रूस के पश्चात भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश क्रमशः हैं, आपको ध्यान रखना है। कभी भारत सबसे ज़्यादा तेल इराक से आयात करता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप देखिए। वर्तमान में रूस के बाद कौन कौन है, तो इराक है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो यह आपको ध्यान रखना है। बात करें तो सबसे ज़्यादा तेल आप इस समय रूस से आयात कर रहे हैं, उसके बाद हम इराक से कर रहे हैं, और फिर सऊदी से कर रहे हैं, फिर संयुक्त अरब अमीरात से कर रहे हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में मध्य पूर्व से भारत की कच्चे तेल की खरीद में
30% की वृद्धि हुई है, जिससे भारत के कुल मिश्रण में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी जून के 38% से बढ़कर 40% हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा करंट अफेयर केवीआईसी, यानी इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, खादी एंड विलेज विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कमीशन है। तो अगर बात करें केवीआईसी की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपकी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 का जो था, उसके तहत 57 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है, 1957 में स्थापना हुई और इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं आपके मनोज कुमार। तो केवीआईसी के चेयरमैन कौन है? मनोज कुमार। तो ध्यान रखना है ये भी आपको। तो केवीआईसी और डाक विभाग के मध्य समझौता हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त 2024 को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग और डाक विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत पूरे देश में स्थापित की जा रही है नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के लिए केवीआईसी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वर्ष 2008 में शुरू किया गया था और यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। तो आपको ध्यान रखना है, उसके लिए यह है। तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि 2008 में शुरू हुआ, तो इसको कार्यान्वित केवीआईसी कर रहा है। इसे दो योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया था। योजनाओं की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया था। अगर आपने योजनाओं की क्लास नहीं देखी है, जिसमें मैंने आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक की सभी लगभग योजनाओं को मैंने वहाँ पे देखा था, सेंट्रल और स्टेट सभी की, तो वह भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा करंट अफेयर है 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो यह कितने का? लगभग 50,655 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत द्वारा 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को इस कैबिनेट ने मंजूरी दी है, केंद्रीय कैबिनेट ने। और इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है? लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ को कम करना और देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस आपके सृजित होंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब ये 8 परियोजनाएं कौन सी हैं, यह भी आप देख सकते हैं। तो आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर है, जो कि 88 किलोमीटर है। उसके बाद में खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर है, जो कि 231 किलोमीटर है। उसके बाद में आपका है थराद दिशा महसाना अहमदाबाद, यह गुजरात में है और यह 214 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है। उसके बाद अयोध्या रिंग रोड भी है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यह 68 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर के प्रोजेक्ट है। उसके बाद रायपुर रांची, यह छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के दोनों रायपुर और रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर का पत्थलगांव गुमला खंड है, तो यह 137 किलोमीटर है। कानपुर रिंग रोड है 47 किलोमीटर का। फिर वह है उसके बाद उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का सुधार है, जो कि 121 किलोमीटर है। उसके बाद नासिक फाटा पुणे के पास खेड़ कॉरिडोर है, जो कि 30 किलोमीटर है। तो ये 8 परियोजनाएं हैं, इनको मंजूरी दी गई है। अब अगला करंट अफेयर है आपके सामने, रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। आपको ध्यान रखना है, 2024 में रैपिडो जो है तीसरी कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न बन गई है। तो जुलाई 2024 में वेस्ट ब्रिज ने $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया है। अब यूनिकॉर्न होता क्या है? तो यूनिकॉर्न होता है जिसका आपका वह स्टार्टअप जिसका स्वामित्व यानी उसका नेटवर्थ जो है वह $1 बिलियन का हो जाता है। $1 बिलियन का, तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। और यूनिकॉर्न यह रैपिडो तीसरा है 2024 में, साल 2024 में तीसरी कंपनी है। तो यह तीसरी कंपनी, इससे पहले कौन कौन से थे? परफ्यूज थे और ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल की कृत्रिम एआई थी। तो यह ध्यान रखना, कृत्रिम एआई और परफ्यूज के बाद रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली तीसरी है। वर्ष 2023 में जेप्टो और इनक्रेड वेल्थ
केवल 2 नए यूनिकॉर्न बने थे। तो याद ध्यान रखना, अभी 2-3 साल से यूनिकॉर्न कंपनियों की में जो है भारत में गिरावट आ रही है, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2023 में मात्र 2 बने थे और 2024 में अभी तक मात्र 3 बन पाए हैं, तो यह आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद रैपिडो अब भारत भर के नए शहरों में अपनी ऑटो कैब सेवाओं का विस्तार कर सकता है। यूनिकॉर्न का मतलब है कि निजी, मैंने बता दिया, $1 बिलियन जिसका मूल्य हो, नेटवर्थ हो। रैपिडो की स्थापना 2015 में अरविंद साका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने की थी। यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं किसने किसने मिलकर की थी, तो यह ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है आपका 7 नए पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पीएम मित्र पार्क क्या होते हैं, तो यहाँ पीएम से तो आपको पता ही है, प्रधानमंत्री हो गए, और मित्र का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। मित्र किसको कहते हैं, यह आपके मित्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है मेगा मेगा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल टेक्सटाइल रीजन टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन यह योजना थी, पीएम मित्र योजना, और इसके तहत 7 नए जो है 7 मेगा एकीकृत वस्त्र पार्क जो बनने हैं, पीएम मित्र पार्क जिनको बोलते हैं, 7 स्थापना होनी है। अभी सरकार ने क्या किया है, इसकी अगर बात करें पीएम मित्र की, तो यह इसकी घोषणा तो जो हुई थी वो बजट 2021-22 में हुई थी, लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि इसमें जहाँ जहाँ बनने हैं, यानी 7 साइट्स की घोषणा की गई है कि यहाँ पे 7 मेगा पीएम मित्र पार्क बनेंगे। अब वह आपको ध्यान रखना है, और इस पर लागत होगी 4,445 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा 2027-28 तक। तो इसमें ग्रीन फील्ड भी हैं और ब्राउन फील्ड भी है। तो इसमें आप ध्यान रखना, ग्रीन फील्ड बिल्कुल नया नया प्रोजेक्ट है, और ब्राउन फील्ड वो होता है जहाँ पे पहले से कोई भी संरचना या प्रोजेक्ट मौजूद हो, उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, तो है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए तमिलनाडु का बिरुधुनगर आपको ध्यान रखना है, नाम जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद तेलंगाना का वारंगल है, फिर उसके बाद गुजरात का नवसारी है, फिर कर्नाटक का कलबुर्गी है, उसके बाद मध्य प्रदेश का धार है, और उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान रखना है लखनऊ है, महाराष्ट्र का अमरावती है। तो इस तरीके से कुल 7 स्थल हैं या साइट हैं जिनको चुना गया है सरकार के द्वारा, और यहाँ पे अब पार्क बनाए जाएंगे। प्रत्येक पार्क से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश विदेशी और घरेलू दोनों होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और वस्त्र प्रवेश लाभान्वित होगा। सभी 5 ग्रीनफील्ड साइटों अर्थात गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिल्कुल नए नए साइट्स बन रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। के संबंध में विशेष कंपनियों का गठन किया गया है। इसके लिए 5 ग्रीन फील्ड हैं, तो 2 आपके ब्राउन फील्ड हो जाएंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। पीएम मित्र पार्क का आरंभ, जैसा मैंने बताया, 2021-22 के बजट में घोषणा की गई थी, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। और पीएम मित्र पार्कों का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना, और इस क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं कि पीएम मित्र पार्क के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका पूंजी देगी, वह ग्रीन फील्ड अगर प्रोजेक्ट है तो 500 करोड़ रुपए, और अगर ब्राउन फील्ड है तो उसके लिए 300 करोड़ रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करेगी। अब देखें तो जापान में टाइफून सांसान आया है। 29 अगस्त 2024 को टाइफून जापान में आया, कौन सा, सांसान। सांसान कुइशू द्वीप पे पहुंचा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जापान के आपके द्वीप जो महत्वपूर्ण है, उसमें आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसमें है होक्काइडो होक्काइडो हंसू, शिकोको, कुइसू। तो ये इस तरीके से उत्तर से दक्षिण आपके जो है वो द्वीप हैं। तो ये कुइसू द्वीप पे आया है, आपको ध्यान रखना, कुइसू द्वीप पे टाइफून आया है सांसान। टाइफून सांसान को जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। जापान में टाइफून सांसान के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया, और यह तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुइसू द्वीप पे टकराया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, जापान के द्वीप आपको ध्यान रखने हैं, होक्काइडो, हंसू, शिकोकू, कुइसू। तो ये आपको ध्यान रखना है। होक्काइडो, हंसू, शिकोकू, कुइसू, यानी कुइसू जो है आपका वह दक्षिण का, जो सबसे दक्षिण का है वह द्वीप है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यूएसए की यात्रा हुई और इसमें 23 से 26 अगस्त 2024 के मध्य इनकी यात्रा थी अमेरिका की। इस दौरान भारत और अमेरिका के मध्य संपर्क अधिकारियों की तैनाती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संपर्क अधिकारी होंगे इन दोनों देशों में, जैसे भारत में अमेरिका का होगा और अमेरिका में भारत का होगा। तो राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। लॉयड ऑस्टिन राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था सोसा एग्रीमेंट बोलते हैं, तो सोसा के समापन पर भी प्रकाश डाला है। अब सोसा क्या होता है? सोसा को ध्यान रखना है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। यहाँ पे देखिए, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, यह आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी सोसा। तो इसके समापन भी प्रकाश डाला। अब भारत यूएसए का जो है 18वां सोसा भागीदार है, जिस पर 22 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। आपको ध्यान रखना, भारत ने 22 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किया है। तो सोसा एग्रीमेंट ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ भारत ने सोसा एग्रीमेंट किया है या सोसा में शामिल हुआ। तो दूसरा, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में हुआ है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत प्रदान करना है इसका उद्देश्य। इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? निर्मला सीतारमण जो आपकी वित्त मंत्री हैं, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव सहित 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। आईएसएमआर भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए स्थापित एक अनूठा तंत्र है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2022 में इसका उद्घाटन बैठक जो हुआ था भारत सिंगापुर आपका सम्मेलन के, इसका जो है नई दिल्ली में 2022 में हुआ था। 2023-24 में सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें अनुमानित $11.77 बिलियन का निवेश हुआ है। तो भारत में अगर बात करें, एफडीआई सबसे ज़्यादा आपका सिंगापुर से आ रहा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर से कुल निवेश लगभग 162.94 बिलियन डॉलर का रहा है। तो आपको ध्यान रखना, द्विपक्षीय व्यापार में सिंगापुर 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार है। इस दौरान कुल व्यापार 35.61 बिलियन डॉलर था, जो आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 29% है। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम बहुत फटाफट चलेंगे करंट अफेयर, क्योंकि कम समय में अधिकतम जानकारी मिले, यही मेरा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा हुई 23 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। आपको ध्यान रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कृषि, चिकित्सा, संस्कृति, मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 प्रमुख समझौतों पर औपचारिक रूप से जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आपको ध्यान रखना। भारत यूक्रेन को 4 भीषम, यानी भीषम को क्या बोलते हैं? सहयोग हित मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, इसको अंग्रेजी में अगर बात करें भीषम का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में, आप देखिए तो इसका फुल फॉर्म होता है द भारत हेल्थ इनिशिएटिव, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। किसके लिए? फॉर सहयोग, हिंदी में है सहयोग, इस फुल फॉर्म सहयोग हित एंड मैत्री। तो आपको ध्यान रखना है, सहयोग हित मैत्री फुल फॉर्म क्या हो गया? द भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसका फुल फॉर्म है भीषम का। तो भारत यूक्रेन को 4 भीषम क्यूब्स दान करने के लिए जो है मानवीय सहायता प्रदान करेगा। तो ये क्या होती हैं कि ये आपके पोर्टेबल हॉस्पिटल हैं एक तरह से। जो भीष्म है या क्यूब आकार का पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, जिसमें कुछ इक्विपमेंट के साथ इसमें कुछ कर्मचारी भी आपके अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो भीषम क्यूब एक पोर्टेबल मेडिकल अस्पताल है, जिसे सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित एवं व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है
कि रक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस सेक्टर में के लिए ये था, लेकिन आजकल ये बहुत चर्चा में है और मैं इसको कई बार पढ़ा चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा हुई। 21 से 22 अगस्त 2024 तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड की यात्रा की। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद पिछले 45 वर्षों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यात्रा है। भारत और पोलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। और रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए भारत और पोलैंड दोनों ने 2024 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक ट्रेन की यात्रा की और इस ट्रेन का नाम आपको ध्यान रखना है, रेल फोर्स वन रखा गया है। रेल फोर्स वन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ यानी जिसको बोलते हैं आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ये CII है, CII है, CCI नहीं, CII, इसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति ने सभी देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक रूप से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया, जिसे उन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। 20 से 22 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का विषय एक भविष्य का निर्माण था। यह भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्क्लेव का जो फोकस क्षेत्र है व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी था। कॉन्क्लेव में 65 देशों ने 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इसमें 47 अफ्रीकी देश भी थे। 18वां CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जून 2023 में आयोजित किया गया था। CCI ने विदेश मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के साथ साझेदारी में 2005 में भारत अफ्रीका साझेदारी पर अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। जापान और भारत के मध्य 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तो यह 2+2 जो वार्ता होती है, चाहे किसी भी देश के साथ हो, इसमें आपके दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। तो 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी जापान भारत 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनको पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के विदेश मामलों के मंत्री कामिकावा योको और जापान के रक्षा मंत्रालय के किहारा मोनोरू ने इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया है। और इस संवाद में एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया, जिसमें दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिय स्तरीय बैठक जो हुई थी सितंबर 2022 में जापान में हुई थी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ भी 2+2 मिनिस्ट्रियल जो वार्ता होती है वह आयोजित करता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। 19 अगस्त 2024 को आधिकारिक बयान में बताया गया कि नेपाल जो आपका 12 नई परियोजनाओं से भारत को 251 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत निर्यात करेगा। यह पहली बार है जब हिमालयी देश बिहार को मध्यम अवधि के बिक्री समझौते के तहत बिजली की आपूर्ति करेगा। और बात करें इस मंजूरी के साथ ही कुल स्वीकृत मात्रा 16 परियोजनाओं से 690 मेगावाट से बढ़कर 28 परियोजनाओं से 941 मेगावाट हो गई है। इस 251 मेगावाट की मंजूरी से पहले ही नेपाल बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया था, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली बेचकर 16.93 अरब नेपाली रुपए का शुद्ध राजस्व अर्जित किया था। आपको ध्यान रखना, अक्टूबर 2021 में पहली बार भारत ने नेपाल से 39 मेगावाट बिजली के निर्यात को मंजूरी दी थी। 3 साल से भी कम समय में यह आंकड़ा 24 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ध्यान रखना है, नेपाल से भारत बिजली आयात कर रहा है। अगला है करंट अफेयर है आपके सामने। पैंतोंग तान सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। 18 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने सत्तारूढ़ फेउ थाई पार्टी की नेता पैंतोंग तान सिनावात्रा की को जो है देश की नई प्रधानमंत्री चुना। पूर्व नेता थाकसिन सिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी पैंतोंग तान सिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं।
बात करें पेंतोंग तान का नामांकन प्रधानमंत्री श्री थाविसिन की 14 अगस्त 2024 को बर्खास्तगी के परिणाम स्वरूप हुआ, जिन्होंने 1 वर्ष से भी कम समय तक सेवा की थी। उन्हें जो है क्या हुआ था, रिश्वतखोरी के कथित प्रयास से संबंधित एक गंभीर नैतिक उल्लंघन के लिए संवैधानिक न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। थाईलैंड एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। थाई इसकी मुद्रा है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बहत थाई बहत है क्या, कुछ ऐसे ही थाई मुद्रा आपको ध्यान रखना है। थाई बहत, हाँ थाई बहत मुद्रा है इसकी। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा प्रारंभ कर दी है, यह क्या होती है आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या 15 अगस्त 2024 को क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की। यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण के बाद यूरोप में बढ़े तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है। यह निर्णय सैन्य सेवा की वापसी को दर्शाता है, जिसे 2008 में निलंबित कर दिया गया था, और क्रोएशिया के सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण सहयोगियों और नाटो नेतृत्व के साथ समझौते के अनुसार होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य सैन्य सेवा देनी है। इसके तहत पिछले साल लातविया ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खतरे के बाद सैन्य भर्ती को फिर से शुरू किया था। बाल्कन में क्रोएशिया का सबसे बड़ा जो कंपटीटर है, वह सर्बिया भी भर्ती को फिर से सक्रिय करने पर विचार कर रहा है। तो अनिवार्य सेवा 2 महीने की देनी है, तो यह भी ध्यान रखना है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। 14 अगस्त 2024 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैम्बर्स ऑफ अकाउंट्स के साथ राजधानी ताशकंद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये एमओयू जो हुआ, उस पर भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू एवं उज्बेकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष अदीज मुजफ्फरोविच बोबायोव, तो बोबायोव ने हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य लेखा परीक्षा में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। यह समझौता ज्ञापन लेखा परीक्षा और पेशेवरों के बीच ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच स्थापित करता है, जिससे लेखा परीक्षा आयोजित करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस सहयोग से सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और अधिक लचीले और टिकाऊ शासन ढांचे के निर्माण में योगदान मिलने की उम्मीद है। फिर है 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई 13 अगस्त 2024 को। यह वार्ता कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। दोनों देशों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए अनुकूल सुरक्षित समुद्री वातावरण को बनाए रखने के तरीकों पर विचार विमर्श किया है। भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा वातावरण, समुद्री डोमेन जागरूकता, मानवीय सहायता और आपदा राहत समन्वय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जुड़ाव और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इसमें खोज और बचाव, प्रदूषण प्रतिक्रिया, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और बंदरगाह राज्य नियंत्रण में सहयोग शामिल था। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग पर और मजबूत करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की है। इस दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, जिसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ में सहयोग के लिए आगे की राह पर भी चर्चा की। और 7वीं जो भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता होगी, वह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय विदेश मंत्री की जो है मालदीव की यात्रा हुई, तो 9 से 11 अगस्त के बीच। इस यात्रा को जो है अगर यह देखें तो विदेश मंत्री की जो है मालदीव की यह दूसरी यात्रा है। उन्होंने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव की यात्रा की थी, यानी दौरा किया था। उन्होंने मालदीव में जल और स्वच्छता की परियोजना है अडू रिक्लेमेशन परियोजना। अडू वहाँ पे असल में एक द्वीप है, अडू एटॉल बोलते हैं, तो उसकी परियोजना है अडू सौर प्रोटेक्शन परियोजना और 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अडू का विकास जो है भारत कर रहा है, अडू एटॉल बोलते हैं इसको ध्यान रखना है आपको। उन्होंने भारत में अतिरिक्त 1000 मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के और मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट यानी यूपीआई की शुरुआत पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा सहायता प्राप्त ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट साइट की समीक्षा की, जो माले को बिलिंगली, गुलहिफालू, थिलाफूसी, नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, के निकटवर्ती द्वीपों से जोड़ेगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है भारत डेवलप कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना है। अडू एटॉल का भी विकास भारत कर रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना है।
पॉल कगामे जो हैं रवांडा के राष्ट्रपति बन गए हैं फिर से चौथी बार लगातार, तो इसको ध्यान रखना है। पॉल कगामे का नाम आपको नहीं भूलना है। कगामे ने मुख्य न्यायाधीश फॉस्टिन नेतन्याहू के समक्ष पद की शपथ ली। उन्होंने 99.18% मत प्राप्त कर अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। डेमोक्रेटिक ग्रीन पार्टी के नेता फ्रैंक हैबिनेजा को मात्र 0.5% मतों के साथ दूसरा स्थान मिला। आपको ध्यान रखना है रवांडा की राजधानी जो है वह किगाली है। किगाली किगाली पढ़ते हैं आगे। रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल हो चुका है। 6 अगस्त 2024 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है रेजर पे, जिसे आपको पता है या इससे पेमेंट किया जा सकता है, तो पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है, तो इसको शामिल किया गया। बेंगलुरु स्थित है रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को इसमें 100 में 17वां स्थान मिला है। पिछले वर्ष रेजर पे को 49वां स्थान मिला था। कंपनी को क्लाउड प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने नवाचार और नेतृत्व के लिए और वैश्विक स्तर पर क्लाउड और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की क्रांति में प्रभावकारी होने के लिए सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। ओपन एआई, डेटा ब्रिक्स, स्ट्राइप और कैनवा जैसी वैश्विक एआई दिग्गजों के साथ रेजर पे सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। 100 में एकमात्र भारतीय है। यह सूची में रेजर पे की लगातार तीसरी उपस्थिति है, जो क्लाउड प्रौद्योगिकी में इसके नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देता है। चीन ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। 6 अगस्त 2024 को चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम ने 18 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। चीन अमेरिका कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क का जो है चीनी संस्करण बनाने का प्रयास कर रहा है। स्पेस एक्स के वाणिज्यिक ब्रॉडबैंड समूह में अंतरिक्ष में लगभग 5500 निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह हैं। आपको ध्यान रखना, उत्तरी सांसिक प्रांत में ताइयुआन सैटेलाइट सेंटर से संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को लॉन्च किया गया। उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट, जो कि आपको पता है चीन का यही रॉकेट है और इसी से सारे उपग्रह लॉन्च करता है, तो लॉन्ग मार्च 6 से इसको लॉन्च किया गया था। यह उपभोक्ताओं को, कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को इंटरनेट प्रदान करेगा। निम्न पृथ्वी कक्षा की बात करें तो यह 300 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है पृथ्वी की सतह से, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पासंग लहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम रखा गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पासंग लाहमू शेरपा के नाम पर लाहमू रखा गया है। वाशिंगटन डीसी में स्थित नेपाल के दूतावास के अनुसार ग्रह प्रणाली नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कार्य समूह ने 5 अगस्त 2024 को क्रेटर के नाम को मंजूरी दे दी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे बाह्य ग्रहों चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की स्थलाकृतिक और हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं का मानचित्रण करता है। अगर बात करें तो लामू जो है 22 अप्रैल 1993 को पासंग लामू जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला थी। दुर्भाग्य से उतरते पर्वतारोहियों को खराब मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा तथा माउंट एवरेस्ट के दक्षिणी शिखर पर उनके उसी के पास इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेपाल सरकार ने पासंग लामू को राष्ट्रीय दिग्गज के रूप में घोषित करके उनकी स्मृति का सम्मान किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 अगस्त 2024 में भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत अफ्रीका व्यापार परिषद के साथ मिलकर पोर्ट लुइस, जो कि आपका मॉरिशस की राजधानी है, पोर्ट लुइस में ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मॉरिशस के व्यापारिक समुदाय ने भाग लिया। 2024 सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य है वह है मॉरिशस के व्यापारिक घरानों के साथ साझेदारी में निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। भारत मॉरिशस सम्मेलन का उद्देश्य मॉरिशस के व्यापारिक घरानों के साथ मिलकर निवेश और विकास को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के सार्वजनिक, व्यावसायिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोयम्बटूर स्थित नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल एजुकेशन आउटरीच मॉरिशस के बीच शिक्षा समझौता के लिए आपका हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता ज्ञापन शिक्षा 4.0 के संबंध में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए नेहरू समूह की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। नेहरू समूह के अध्यक्ष और मानद व्यापार आयुक्त ने मॉरिशस में विशेष रूप से डेयरी फार्मिंग,
और फूड प्रोसेसिंग में शिक्षा संस्थान स्थापित करने की योजना भी शुरू की है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत और मॉरिशस व्यापार के जो सम्मेलन हुए, समझौते हुए, उसको आपको ध्यान रखने हैं। फिर है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। 25 जुलाई 2024 को भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता की। एडीपीसी स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। यानी आपका जो ये एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है, इसकी स्थापना 1986 में हुई। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन बनाने के सहयोग और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। एडीपीसी प्रशिक्षण प्रदान करता है, आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करता है और प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी काम करता है। भारत और 8 पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एडीपीसी की अध्यक्षता कर रहा है भारत। विश्व बैंक द्वारा पहला कार्बन हटाने वाला बॉन्ड जारी किया गया। आपको ध्यान रखना, 20 अगस्त 2024 को विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया। यह विश्व बैंक द्वारा जारी पहला कार्बन हटाने वाला संबंधी बॉन्ड है। इस 9 वर्षीय बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और बॉन्ड समाप्ति की अवधि 31 जुलाई 2033 है। बॉन्ड का लक्ष्य निवेशकों के वित्तीय रिटर्न को वायुमंडल से हटाए गए कार्बन की मात्रा से जोड़कर अमेजन वर्षा वन को बचाने की कोशिश करना है। यह भी ध्यान रखना है, ब्राजील स्थित कंपनी मोमबक की पुनर्नवीनीकरण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए निवेशकों से लगभग 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त पूंजी जुटाई गई। विश्व बैंक के अनुसार मोमबक इन निधियों का उपयोग अमेजन में भूमि मालिकों के साथ भूमि पर देसी वृक्ष प्रजातियों को फिर से लगाने के लिए अधिग्रहण या साझेदारी करने के लिए करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड जारी किया गया है विश्व बैंक के समूह के द्वारा। परियोजनाओं द्वारा उत्पादित कार्बन क्रेडिट लगाए गए पेड़ों द्वारा हटाए गए कार्बन की मात्रा के आधार पर गणना की जाती है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प को बेचा जाएगा। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर है आपके सामने, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला भारत का पहला एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा बना है। कौन बना है? 14 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। लेवल 5 प्रमाणन प्राप्त करके दिल्ली हवाई अड्डे ने अपने स्कोप 1 और स्कोप 2 CO2 उत्सर्जन को 90% तक कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन GMR समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हवाई अड्डे का प्रारंभिक लक्ष्य 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना था। आपको ध्यान रखना है, भारत में 3 वेटलैंड साइट्स, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो 3 वेटलैंड साइट यानी रामसर साइट के रूप में नामित हुई हैं। कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना। 14 अगस्त 2024 को पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत में 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभयारण्य तथा काजूबेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर को भारत के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में नोयाल नदी के तट पर स्थित नंजरायण जो पक्षी अभयारण्य है, शुरू में सिंचाई के लिए एक जलाशय था, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हो गया है। कोरोमंडल तट पर स्थित काजूबेली अभयारण्य दक्षिण भारत में सबसे बड़े खारे पानी के आर्द्रभूमि में से एक है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और तवा रिजर्वायर जो है यह मध्य प्रदेश में है और यह भी आपका क्षेत्रीय जल प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण है। तवा खेतों की सिंचाई का पानी, स्थानीय समुदायों को पीने का पानी और आसपास के मत्स्य पालन को बनाए रखता है। वेटलैंड स्थलों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यह समझौता हुआ था और यह आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने के लिए यह समझौता था। आपको ध्यान रखना है, रामसर ईरान का शहर है। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। 22 से 23 अगस्त 2024 को नीति आयोग ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण के लिए कानूनी और विनियामक ढांचे और तकनीकी विचारों पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें बिजली उत्पादन और औद्योगिक सुविधाओं जैसे बड़े बिंदु स्रोतों से CO2 को कैप्चर करना शामिल है, जो ईंधन के रूप में जीवाश्म
ईंधन या बायोमास का उपयोग करते हैं। इसमें कैप्चर किए गए CO2 को साइटों पर ले जाना शामिल है, या तो विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए, या भूवैज्ञानिक संरचनाओं या समाप्त हो चुके तेल और गैस क्षेत्रों में अस्थायी भंडारण और CO2 को अवशोषित करने के लिए इंजेक्ट करना है। कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण भारत के विशाल कोयला भंडार का उपयोग करके एक स्वच्छ कोयला गैसीकरण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाता है। यह हवा से CO2 को हटाकर उन उत्सर्जनों को संतुलित कर सकता है जिन्हें कम करना अपरिहार्य या तकनीकी रूप से जो है कठिन कार्य है। अब गोमती नदी चर्चा में रही। 22 अगस्त 2024 को विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ त्रिपुरा में डंबोर बांध के खुलने के कारण आई है। डंबोर बांध गुमटी नदी पर बनाया गया है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो आपको ध्यान रखना है, बांध का नाम डंबोर है और नदी है गुमटी। गुमटी नदी त्रिपुरा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, और बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन से होकर बहती है। यह राइमा और सरमा नामक दो प्रमुख सहायक नदियों के संगम से बनती है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि राइमा और सरमा के संगम से गुमटी नदी का निर्माण होता है। बंबोर बांध है, यह मेघना नदी में गिर जाती है, जो गंगापुत्र और ब्रह्मपुत्रा के साथ बांग्लादेश की 3 प्रमुख नदियों में से एक है, मेघना नदी, उसको भी ध्यान रखना है। हिंद महासागर में 3 संरचनाओं यानी 3 स्ट्रक्चर का नाम जो है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। तो अगस्त 2024 में हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, या आपका जो समुद्र का पर्वत होता है सी माउंट बोलते हैं, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज को के नामों को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन एवं यूनेस्को IHO का जो हेडक्वार्टर है यह आपका है मोनाको में 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, 1921 में। तो यह IHO में यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC ने मंजूरी दे दी है। तीनों नामित संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान संस्थान NCPOR, जो कि गोवा में स्थित है, के समुद्र विज्ञानियों द्वारा की गई थी। अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज का नाम मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। कुल मिलाकर हिंद महासागर में अगर बात करें तो अब 7 संरचनाएं हैं, जिनका नाम मुख्य रूप से या तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है अथवा हिंद महासागर के इस क्षेत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भारतीय रिज क्षेत्र में स्थित हैं। वर्ष 1921 में स्थापित, मैंने बताया IHO का जो है हेडक्वार्टर मोनाको में है, और 1921 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। भारत इसका सदस्य ही है। अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC की स्थापना 1961 में हुई थी। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। अब नीला कुरंजी के पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। तो इनको संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में नीलकुरंजी या नीला कुरंजी, आप जो भी बोलना चाहे बोले, इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है, को IUCN की रेड लिस्ट में यानी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इसको शामिल किया गया है। दक्षिण पश्चिम भारत के पर्वतीय घास के मैदानों की इस प्रमुख प्रजाति के लिए यह पहला वैश्विक रेड लिस्ट मूल्यांकन है। आपको ध्यान रखना है, इस प्रजाति का इसके अद्वितीय पुष्पन चक्र और पारिस्थितिकी चुनौतियों के कारण पहले IUCN मानकों के अंतर्गत मूल्यांकन नहीं किया गया था। नीलकुरंजी 3 मीटर ऊंची एक स्थानिक झाड़ी है, जो केवल दक्षिण पश्चिम भारत के 5 पर्वतीय प्रदेशों के अधिक ऊंचाई वाले 16 ग्रासलैंड, आपको पता है दक्षिण भारत में जो घास भूमि है उसको 16 बोलते हैं, तो 16 इकोसिस्टम में 1340 से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पर देखी जाती है। और नीलकुरंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया है, और जहां पर यह फूल बहुतायत में पाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं, अधिक मात्रा में खिलने के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं के नीला कुरंजी पुष्प के नाम पर ही नीलगिरी पहाड़ी है। आपको ध्यान रखना, नीलगिरी पहाड़ी इसीलिए नीलगिरी कहलाती है। तो ये फूल पहाड़ी घास के मैदानों को बैगनी नीला रंग प्रदान करते हैं, जिस कारण इन्हें नील कुरंजी फूल के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको पता होना चाहिए कि नील कुरंजी पुष्प के कारण ही नीलगिरी कहलाती हैं। आदि चुंचनगिरी एवं चूल नुआर मोर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत सरल नाम है। तो 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सूचना दी कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी एवं केरल के चूल नुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है, यानी पीकॉक सेंचुरी के रूप में इसको
घोषित किया है, इसको ध्यान रखना है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। आदि चुंचनगिरी की बात करें तो मोर अभ्यारण्य उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसे 1981 में कर्नाटक के मांड्या जिले में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। आदि चुंचनगिरी मोर अभ्यारण्य चुंचनगिरी मंदिर के बेहद करीब है। इस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां जैसे बैंगनी बगुला, सफेद गर्दन वाला सारस, काले सिर वाला आइबिस, स्नेक बर्ड आदि मौजूद हैं। चुलंतूर मटर फाउल अभ्यारण्य केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में चुलनूर गांव में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। मोर को 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, जो कि अब नो मोर है। ध्यान रखिएगा, मोर अब नो मोर, नो मोर, नो मोर ऐसे लिख लीजिए, नो मोर। मोर बहुत कम दिखते हैं, कुछ ही जगहों पे हैं, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। बहुत प्यारे आपके पक्षी हैं, बहुत प्यारे ही जानवर हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं। मधमेरुदी जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की गई है। यह आपके बिहार में जो गया में स्थित ब्रह्मोनी की पहाड़ी पर है, उस पर इसकी खोज की गई है। गुड़मार का अगर बात करें नाम तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसकी खोज हुई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स में प्रकाशित निष्कर्षों ने मधुमेह के उपचार में इस जड़ी बूटी की क्षमता पर प्रकाश डाला। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा मधुमेह रोधी दवा जो आपकी थी BGR-34 विकसित करने के लिए गुड़मार का उपयोग पहले ही किया जा चुका है। इस पौधे के अनूठे गुणों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की क्षमता है, जिसका श्रेय जिमनेमिक एसिड को जाता है, जो आंतों में शर्करा के अवशोषण को रोकता है। गुड़मार में आपका फ्लेवोनोइड्स और सैपोनिन भी होते हैं, जो लिपिड चयापचय, कितना भयंकर हिंदी है, चयापचय, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म की नियमित या जो है मेटाबॉलिज्म की विनियमित करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर है अगला, आगे आपका है करंट अफेयर, वह है आपका कि 61 वर्ष बाद ग्रेट फॉर रिंग तितली की खोज की गई है। अगस्त 2024 में ग्रेट फॉर रिंग तितली, जिसको बोलते हैं यफ्थिमा कैंटली, को 61 वर्ष बाद अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में फिर से खोजा गया है। यह निम्फालिडे परिवार के भीतर सैटरिने उप परिवार से संबंधित है। इसके पंख गहरे भूरे रंग के होते हैं। पिछले पंखों पर 3 छल्लेदार पीले जो है रंग के नेत्र सदृश धब्बे और आगे के पंखों पर एक बड़ा द्विपुतली वाला नेत्र सदृश धब्बा होता है। तो यह भी ध्यान रखना है, यह तितली है और अरुणाचल प्रदेश के आपके जो नामदफा नेशनल पार्क है उसमें इसकी खोज की गई है। यह चीन में सबसे अधिक विविधतापूर्ण रूप से पाई जाती है और नेपाल, भूटान, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में भी पाई जाती है। भारत में इसकी 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 23 पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है आपका एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई और यह योजना अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रणाली को जो है इसको प्रतिस्थापित करेगी, जिसे 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह निर्णय टीबी, आपको एक चीज ध्यान रखना है, यह टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति थी जो मार्च 2023 में गठित की गई थी। उसी समिति की सिफारिश पर यह किया गया है। आपको यह सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक पेंशन के रूप में अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उनकी पेंशन के 60% के बराबर पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी की लाइफ के अलावा एक मुफ्त सेवानिवृत्ति भुगतान का आश्वासन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की सेवा के कम से कम 10 साल पूरे करने वालों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का वादा किया गया है। यूपीएस में कर्मचारी वेतन का 10%, जबकि सरकार वेतन का 18.5% हिस्सा योगदान करेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। यूपीएस टीबी सोमनाथन समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको याद रखना है। अब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपको ध्यान रखना, 21 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्यों के
आपके जो BOCW हैं, कल्याण बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत श्रमिकों के पंजीकरण और निधि उपयोग सहित विवरण अपडेट करना होगा। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा लाभ, बीमा, स्वास्थ्य लाभ और आवास योजनाओं आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। तो यह ध्यान रखना है। अब फिर प्रॉम्प्ट ड्रिप्स और जल विद्युत DPR पोर्टल को भी शुभारंभ किया गया। 20 अगस्त 2024 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में 3 नवीन ऑनलाइन पोर्टल जिनका नाम है प्रॉम्प्ट्स, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किया गया। तो इनके द्वारा किया गया, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, भारत में निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजनाओं के वास्तविक समय विश्लेषण और ट्रैकिंग की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करेगा। पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी और संरचना जिसको ड्रिप्स पोर्टल बोलते हैं, तो यह चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में बिजली व्यवधानों की तुरंत पहचान करने के लिए बनाया गया है। अब अगला है जल विद्युत एवं PSP परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों की निगरानी जिनको जल विद्युत DPR बोलते हैं। तो यह पोर्टल क्या करेगा, केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म देश के विभिन्न हिस्सों में निर्माणाधीन जल विद्युत पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थिति प्रदान करेगी। तो यह पोर्टल, 3 पोर्टल आपको ध्यान रखने हैं। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए हैं। तो 3 पोर्टल आपको ध्यान रखने हैं। फिर है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 3 का शुभारंभ किया गया। 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसको बेप्स बोलते हैं के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीक्यूजन 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च की गए। ये चैलेंज एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत और दृश्य कला सहित विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। इसका आयोजन उद्योग संघों के साथ साथ संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। कुछ चैलेंजों में मीडिया और आपका इंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एनीमे चैलेंज, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप आदि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक नई क्रिएटर इकोनॉमी बनाई गई है और उसे मान्यता दी गई। मार्च 2024 में पहली बार राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड भी प्रदान किए गए हैं। तो ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 में OTT कंटेंट, ओवर द टॉप बोलते हैं इसको, और डिजिटल न्यूज के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर को भी शामिल किया गया था। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल। 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भारत में पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल देश के सभी MBBS पंजीकृत डॉक्टरों का एक व्यापक गतिशील डेटाबेस होगा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत अधिकृत है, जिसमें कहा गया है कि एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा। इसमें लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक का नाम, पता और सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं शामिल होंगी। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, कल ये राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। तो ये आपके कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कृषि क्षेत्र को अभूतपूर्व वृद्धि एवं विकास की ओर अग्रसर करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान कृषि निर्णय सहायता प्रणाली पोर्टल का अनावरण किया। कृषि DSS अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक यानी जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी सहित व्यापक डेटा तक सहज पहुंच उपलब्ध कराता है। कृषि DSS की ग्राउंड ट्रुथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रुथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 इसका घोषणा किया गया है। तो 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दी है 2.0। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना है। तो 2.1 वो में जो है 1 करोड़ नए घर और बनाए जाएंगे।
इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 2.30 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी इसमें दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को 2015 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास परियोजनाओं में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे। मॉडल सोलर विलेज 9 अगस्त 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज के कार्यान्वयन हेतु योजना दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाने के साथ प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस योजना के तहत है या पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना। पीएम सूर्य घर जो योजना है वह सूर्योदय के रूप में पीएम सूर्योदय योजना के रूप में शुरू हुई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो एक गांव माने जाने के लिए 5,000 या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000 से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति की एक देखरेख में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करके अपने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। मुफ्त का मतलब हुआ कि आपका सौर ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन योजना को भी विस्तार दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को 2028-29 तक बढ़ा दिया है। इस संशोधित योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा 5 वर्ष यानी 2028-29 तक बढ़ा दी गई है और इसके दायरे में लिग्नोसेलुलोसिक फीड स्टॉक यानी कृषि और वानिकी अवशेष जो होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जो हैं, संश्लेषणशील हैं, गैस शैवाल आदि से बनने वाले उन्नत जैव ईंधन शामिल हैं। संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना में बोल्ट ऑन और ब्राउनफील्ड परियोजनाएं भी शामिल हैं। यह योजना कृषि अवशेषों की बिक्री के माध्यम से किसानों के लिए एक स्थिर आय प्रदान करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त यह 2070 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है और मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट से दूसरी पीढ़ी 2G एथनॉल के विकास पर केंद्रित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। पीएम जीवन योजना, इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था और इसने पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर है नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐप का अनावरण किया गया है। तो इसका अनावरण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में किया है और इसका नाम क्या है? ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है एवं आपका ई सम्मन है। तो ये ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से क्या होगा कि सभी गवाही, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ई साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएंगी और यह वास्तविक समय के आधार पर सभी अदालतों के लिए उपलब्ध होंगी। उसके बाद ई समन ऐप से क्या होगा कि अदालतें, पुलिस स्टेशनों और संबंधित व्यक्ति जिसे समन भेजे जाना है को इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन भेजेंगी। न्याय सेतु ऐप का काम होगा डैशबोर्ड पुलिस, चिकित्सा, फॉरेंसिक अभियोजन और जेल अधिकारियों को जोड़ेगा। यह पुलिस को वास्तविक समय के आधार पर जांच से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेगा। फिर उसके बाद न्याय श्रुति ऐप होगा जो वह अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों को सुनने में सक्षम बनाएगा। तो 4 ऐप ध्यान रखने हैं आपको। फिर उसके बाद है रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई शूज। ई शूज क्या है? तो यह एक जूता है। 6 अगस्त 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर तकनीक पर आधारित सू सोल एनर्जी हार्वेस्टिंग यूनिट की 10 जोड़ियां प्रदान की गई और इससे क्या होगा कि एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी और जवानों के लोकेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया यह जूता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पावर देने के लिए मोशन एनर्जी का उपयोग करता है। सैटेलाइट पर आधारित है क्योंकि इसमें जीपीएस लगे हैं। जीपीएस मॉड्यूल की सहायता से यह जूता रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग प्रदान करता है। सैन्य उपयोग के अलावा इन 10 संचालित जूतों का औद्योगिक और नागरिक उपयोग भी किया जा सकता है। इन जूतों का उपयोग परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, विशेष रूप से अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। ये जूता पहन लीजिए। अगर मान लीजिए अल्जाइमर के मरीज हैं जो भूल जाते हैं तो उनको अगर पहना दीजिए, कहीं भूल के चले गए तो उनको आप ट्रैक करके आप उनका पता लगा सकते हैं। तो इन जूतों में टेंज सिस्टम से
दो उन्नत ट्राइबो जोड़े एल्युमिनियम और फ्लोरीनेटेड एथिलीन प्रोपिलीन का उपयोग करके बिजली पैदा करता है। तो आपके मोशन पे डिपेंड करेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी, पावर जनरेट कर लेगा। जितना आप चलेंगे उस हिसाब से पावर जनरेशन इसमें चलता रहेगा। फिर है मंगल ग्रह पर तरल अवस्था में पानी की खोज की गई है। 12 अगस्त 2024 को मंगल ग्रह की मध्य परत में तरल पानी नामक अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें इस नवीन अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत के अंदर तरल पानी के महासागर हो सकते हैं। यह पहली बार जब वैज्ञानिकों ने ग्रह पर तरल अवस्था में पानी की खोज की है। यह परत मंगल ग्रह की परत में लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अरबों साल पहले जब मंगल पर नदियां, झीलें और संभवतः महासागर थे, तब सतह से पानी रिस सकता था, और इसके नीचे पहुंच गया है। यह खोज शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह के जल चक्र को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। यह खोज मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य की चल रही खोज को भी गति प्रदान कर देगी। शोधकर्ताओं ने नासा का जो मार्स इनसाइट लैंडर था उसके डेटा को इस्तेमाल किया, जो 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा था, तो उसी के आधार पर इसकी खोज की गई है। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन का विकास। अगस्त 2024 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसने मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन नामक एक नई मिश्रित झिल्ली विकसित की है। अब यह झिल्ली क्या है? यह प्रयोगशालाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया या अन्य अमीन लीक का पता लगाने में मदद करेगी। इनका उपयोग रासायनिक उर्वरक और खाद्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ये अत्यधिक विषैले और संक्षारक होते हैं और पर्यावरण में फैल जाते हैं। प्रभावी पर्यावरण और जल निगरानी के लिए अमोनिया का पता लगाना आवश्यक है। यह ऑन साइट गैस रिसाव और आपदाओं को रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रिपल एम में विभिन्न अमीन के वाष्पों के संपर्क आने पर उल्लेखनीय रंग परिवर्तन देखा गया। यानी मिक्स्ड जो आपके मैट्रिक्स मेम्ब्रेन है, इसमें अमीन के वाष्प जब संपर्क में आए तो इसमें बहुत अच्छा जो है रंग परिवर्तन देखा गया, यानी यह सेंसिटिव था उसके लिए। अब है फेफड़ों के कैंसर के टीका का परीक्षण किया गया है। अगस्त 2024 में डॉक्टरों ने विश्व के पहले mRNA फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण रोगियों पर शुरू कर दिया। वैक्सीन, इसका नाम ध्यान रखना है, BNT116 को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि लंग कैंसर का सबसे आम प्रकार है। BNT116 टीके को बायोएनटेक द्वारा बनाया गया है। BNT116 का पहला मानव अध्ययन चरण 1 नैदानिक परीक्षण 7 देशों में 34 शोध स्थलों पर शुरू हुआ है। लंग कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। हर साल लगभग 1.8 मिलियन मौतें इसी कारण होती हैं। वैक्सीन mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड तकनीक पर आधारित है। आपको ध्यान रखना है, BNT116 टीके का नाम है, आपको वैक्सीन का नाम जरूर याद रखना है। उसके बाद स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, जिसको डेंगीऑल बोलते हैं, तो डेंगीऑल का भी परीक्षण शुरू हुआ है, क्लिनिकल परीक्षण। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR एवं पैनेसिया बायोटेक ने भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन, जिसको डेंजीऑल बोलते हैं, के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की घोषणा की। इस परीक्षण में पैनेसिया बायोटेक द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंजीऑल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। 14 अगस्त 2024 को इस परीक्षण में पहले प्रतिभागी को पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में टीका लगाया गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत में डेंगू के लिए कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन मूल रूप से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA द्वारा विकसित किया गया था। भारत में लगभग 75 से 80 संक्रमण लक्षणहीन होते हैं, जिनमें लक्षण नहीं आते, फिर भी ये व्यक्ति एडीज मच्छरों के काटने से संक्रमण फैला सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। लगभग 75 से 80% डेंगू के जो मरीज होते हैं उनमें सिम्टम्स ही नहीं नजर आते, लेकिन वो आपके एडीज मच्छर अगर उनको काटते हैं तो एडीज मच्छर के अंदर यह वायरस जा सकता है। यानी वायरस आपके जो हैं वह सिम्टम्स नहीं देते हैं, तो ध्यान रखना है। फिर है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया गया। 14 अगस्त 2024 को नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज NAL बोलते हैं 1000 किलोमीटर की रेंज वाले स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन का अनावरण किया। भारतीय कॉमिकेज ड्रोन, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई लगभग 2.8 मीटर और पंखों का फैलाव 3.5 मीटर है, का वजन लगभग 120 किलोग्राम है। आपको ध्यान रखना है। ये ड्रोन NAL द्वारा निर्मित
30 हॉर्स पावर वाले वांकेल इंजन द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। 1000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ ये यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। यूएवी को 25 किलोग्राम का विस्फोट पेलोड ले जाने में सक्षम है। 120 किलोग्राम का यह ड्रोन है और 25 किलोग्राम का विस्फोट यह लेके जा सकता है, और इसका किसी युद्ध में इस यूज किया जा सकता है, और इसका नियंत्रण एक कमांड सेंटर से किया जा सकता है, या एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ सकता है और लक्ष्य पर पहुंचते ही विस्फोटकों को विस्फोट कर सकता है, या इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। एनएएल जो है यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक घटक है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। फिर है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। इसका नाम ध्यान रखना है, सिप है, या समुद्री पॉल्यूशन कंट्रोल पोत है, सिप है। इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो 29 अगस्त 2024 को गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है, और यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं को पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस जहाज की कुल लंबाई अगर बात करें तो 114.5 मीटर है, चौड़ाई 16.5 मीटर है, और इसका विस्थापन भार 4170 टन है। जहाज समुद्र प्रताप के निर्माण कार्य की शुरुआत का समारोह 21 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। इस परियोजना में 60% से अधिक जो मटेरियल हैं वह आपके स्वदेशी हैं। समुद्र प्रताप का लॉन्च देश की जहाज निर्माण क्षमता का एक उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है आपका दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अर्काट का जो है यह भी कमीशन किया गया इसका, तो यह भी ध्यान रखना है। तो अगर 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस अर्काट को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस अर्काट भारत की पहली एसएसबीएन यानी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस अरिहंत का यह मॉडिफाइड वर्जन या उन्नत संस्करण है। तो आपको ध्यान रखना है आईएनएस अरिहंत का ही यह उन्नत संस्करण है आपका आईएनएस अर्काट। आईएनएस अर्काट अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों में दूसरी पनडुब्बी है। आईएनएस अर्काट 750 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से लैस है। आईएनएस अर्काट सतह पर 12 से 15 नॉट यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और पानी के नीचे 24 नॉट यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त कर सकती है। यह 4 एसएसबीएन परियोजना का हिस्सा है, जबकि 2 अन्य निर्माणाधीन हैं। 2 आपके आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अर्काट हो चुके हैं। 4 बनने थे टोटल, जिसमें 2 और बनना है और वो निर्माणाधीन है यानी मैन्युफैक्चरिंग उनकी जारी है। अब उसके बाद आईएनएस अर्काट 2017 में लॉन्च होने के बाद से विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में निर्माण और परीक्षण के जो है अधीन है, आपको ध्यान रखना है। तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अर्काट। फिर उसके बाद है सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल। 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल BBV131 लॉन्च किया। भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लेबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत विकसित किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व में वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक की आवश्यकता है हैजा की। भारत बायोटेक द्वारा भुवनेश्वर और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की गई हैं, और ये सुविधाएं हिलकोल की 200 मिलियन खुराकें बना सकती हैं। मौखिक हिलकोल का टीकाकरण 0 से 14वें दिन तक 2 खुराक में दिया जाता है। 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हैजा बीमारी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है, तो हैजा के लिए है। फिर है एमपॉक्स से निपटने के लिए WHO की वैश्विक योजना आई। मंकी पॉक्स 26 अगस्त 2024 को एमपॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य एमपॉक्स के मानव से मानव संचरण को कम करना है। जैसा कि यह जूनोटिक बीमारी है यानी जीव से जानवरों से मानव में जाती है, लेकिन अब मानव से मानव में अगर फैलेगी तो बहुत भयंकर दुष्परिणाम होंगे, जैसे कोरोना वाला था। तो इसी को रोकना है। या वैश्विक जो इनकी रणनीति है या योजना है WHO की, उसको यही है कि आपका मानव से मानव संचरण कम हो, यही इसका योजना है।
तो यह योजना सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक चलेगी, 6 महीने के लिए। इसमें 135 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की परिकल्पना की गई है। इस योजना में संचरण श्रृंखला को बाधित करने के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए रणनीतिक टीकाकरण प्रयास शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने 14 अगस्त 2024 को एम पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। जैसे इसको इंटरनेशनल कंसर्न के रूप में डब्ल्यूएचओ ने घोषणा किया कि जो एम पॉक्स है यह इंटरनेशनल कंसर्न है। आपको ध्यान रखना है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के है कि 2022 से विश्व में 116 विभिन्न देशों से 208 मौतें और एमपॉक्स के 99,000 अधिक से मामले दर्ज किए गए हैं। उसके बाद पहला पुनः प्रयोज यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1 लॉन्च किया गया 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के थिरुविदथई से। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट जिसको रूमी है नाम हुआ है रूमी 1 लॉन्च किया है। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है किसने इसका निर्माण किया, विकास किया है, तो वह है आपका स्पेस जोन इंडिया जो कि तमिलनाडु की एक स्टार्टअप है और मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसको विकसित किया है रूमी 1 को। तो थ्री क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह को ले जाने वाले इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ तो सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री में लॉन्च किया गया था। आपको ध्यान रखना है यह रीयूजेबल रॉकेट लॉन्चर है। यह सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध के उद्देश्यों के लिए डेटा एकत्र करेंगे। रूमी रॉकेट एक जेनरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत चालित पैराशूट डिप्लॉयर से सुसज्जित है। साथ ही यह 100% पायरोटेक्निक मुक्त भी है। मिशन रूमी का नेतृत्व इसरो सैटेलाइट सेंटर के पूर्व निदेशक डॉक्टर मायलस्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में स्पेस जोन के संस्थापक आनंद मेघालिंगम द्वारा किया गया। रूमी 1 रॉकेट ने दक्षता में सुधार और परिचालन लागत को कम करने के लिए तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों का उपयोग किया। आपको ध्यान रखना है। फिर है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव बम, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव जो है यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। गौरव एक हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो गौरव को ध्यान रखना है। गौरव आपके दोस्त गौरव उड़ान परीक्षण के दौरान ग्लाइड बम से लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य पर सटीकता से इसने प्रहार किया। परीक्षण के दौरान संपूर्ण उड़ान डेटा को समुद्र तट के किनारे एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा कैप्चर किया गया। रिसर्च सेंटर इमारत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। यानी ये जो RCI है या डीआरडीओ की ही एक लेबोरेटरी है जो विविध रक्षा एवं एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए एवियोनिक्स प्रणालियों का एक विस्तृत श्रृंखला में अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करती है। फिर है भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की गई है। RT-PCR खूब सुने होंगे आप कोरोना काल में, तो वही RT-PCR किट है लेकिन यह मंकी पॉक्स के लिए है और भारत की पहली स्वदेशी किट है। 24 अगस्त 2024 को आंध्र प्रदेश स्थित मेडटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की। नाम ध्यान रखना है इरबा MDX। इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त हुई है और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है यह किट संक्रमण का जल्दी पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी। मंकी पॉक्स एक वायरल जेनेटिक बीमारी है, मैंने बताया जानवरों से फैलती है, जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं लेकिन बहुत भयंकर होते हैं। इस बीमारी को मंकी पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार 1958 में बंदरों की कॉलोनियों में पाई गई थी और बाद में 1970 में मनुष्यों में पाई गई थी। यह बीमारी संक्रमित जानवरों के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वचा या म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से जानवरों से इंसानों में फैल सकती है।
दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर यह प्रारंभ हो चुका है। 21 अगस्त 2024 को गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा ऊर्जा स्टेशन में भारत के दूसरे स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। के ए पी एस संयंत्र की यूनिट 4700 मेगावाट की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से पहले 90% क्षमता पर काम कर रही थी। के ए पी एस 4 यूनिट ने आपका यानी काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी 4 यूनिट ने 31 मार्च 2024 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। भारत इसी डिजाइन के 14 और 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। इनके 2031-32 तक क्रमिक रूप से परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान में 8180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टरों के बेड़े का संचालन भी कर रहा है। आपको ध्यान रखना है। फिर है EOS उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये जो आपका सैटेलाइट होती है EOS 08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया गया 16 अगस्त 2024 को। इसरो ने जो है आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV D3 के माध्यम से EOS 08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है वो प्रक्षेपित किया। EOS 08 इसरो के मानक माइक्रो सैट IMS-1 बस पर निर्मित अपनी तरह का पहला मिशन है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और सिक यूबी डोसीमीटर नामक जो है 3 पेलोड इस पर थे। तो इस उपग्रह पर 3 पेलोड हैं, आपको ध्यान रखने हैं कौन कौन से। तो इसमें है आपका EOIR, उसके बाद है GNSSR, फिर है सिक यूवी। तो ये 3 पेलोड हैं इस उपग्रह पर। तो EOIR का पेलोड का जो उद्देश्य है वह है उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, अग्नि का पता लगाना, ज्वालामुखीय गतिविधियों और औद्योगिक एवं बिजली संयंत्र आपदा जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए जो है छवि बनाना यानी फोटोग्राफ्स खींचेगा। और फिर उसके बाद है GNSSR पेलोड का उद्देश्य इसका है कि महासागरीय सतही हवाओं जो चलती हैं उनका और मिट्टी की नमी हिमालयी क्षेत्र में क्रायोस्फीयर अनुप्रयोगों तथा बाढ़ का पता लगाने, अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने आदि जैसे इसके अनुप्रयोग होंगे। तो रिमोट सेंसिंग का उपयोग इसमें करके इसकी क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद सिक यूबी जो है वह सिक यूबी डोसीमीटर का उद्देश्य गगनयान मिशन में क्रू मॉड्यूल के व्यू पोर्ट पर यूबी विकिरण की निगरानी करना और यूवी विकिरण के लिए उच्च खुराक वाले अलार्म सेंसर के रूप में इसका उपयोग करना है। तो सिक यूवी, यूवी यहाँ अल्ट्रावायलेट से संबंधित है, यूवी का अर्थ यहाँ पे अल्ट्रावायलेट है, तो यह ध्यान रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, आज की चर्चा हम यही समाप्त करेंगे, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यह क्लास। अब हम देखेंगे आपका जो अंतिम पार्ट आएगा इसका अगस्त महीने का, उसको देखेंगे। तो यह हमारी बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आपको देखना है। अगर आपको हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। वन लाइनर में करवाऊंगा, वन लाइनर तो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यह आपको बात ध्यान रखनी है, लेकिन वन लाइनर को एक साथ मैं करवाऊंगा, एक साथ 5-6 महीने 7 महीने के एक साथ। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मत भूलना भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है आपका दायित्व, क्योंकि आप अपने भाई का सहयोग करें, यह आपका कर्तव्य है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।